ठीक है, आई होप आप लोगों ने अपना ब्रेक अच्छे से एंजॉय करा हो। ठीक है, चलिए मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहला है एनजाइटी डिसऑर्डर। एनजाइटी डिसऑर्डर में हम पहले पढ़ते हैं एनजाइटी क्या होता है। एनजाइटी इज यूजुअली डिफाइंड एज अ Anxiety is usually defined as a diffuse, vague, very unpleasant feeling of fear and apprehension. ठीक है, ये important definition याद कर लेना इसको. Anxiety is usually defined as a diffuse, vague and very unpleasant feeling of fear and apprehension. The anxious individual also shows combinations of the following symptoms: rapid heart rate, shortness of breath, diarrhea, loss of appetite, appetite, fainting, dizziness, sweating, sleeplessness, frequent urination and tremors. आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिंपल इतना याद रखना, रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रेथ सांस छोटी हो जाती है, मतलब ऐसे ऐसे जो हाँफते रहते हैं ना वैसे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डायरिया हो जाता है कई बार, और भूख लगना कम हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट. ठीक है, इतना याद रखने देना बस. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनजाइटी डिसऑर्डर्स. अभी हम सारे एनजाइटी डिसऑर्डर्स के टाइप्स पढ़ेंगे. पहला है जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर. सिंपल है, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड, वेग, अनएक्सप्लेन्ड एंड इंटेंस फियर्स दैट आर नॉट अटैच टू एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फियर नहीं है, कोई भी सिचुएशन से रिलेटेड फियर होता है ये. द सिम्टम्स इंक्लूड वरी एंड एप्रीहेंसिव फीलिंग्स अबाउट द फ्यूचर, hypervigilance which involves constantly scanning the environment for dangers. It is marked by motor tension, as a result of which the person is unable to relax, is restless and visibly shaky and tense. ठीक है, जनरलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम जनरली थोड़े से एंशियस रहते हैं फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट. हम स्कैन करते रहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कोई डेंजर तो नहीं है, या फिर हम चिंता करते रहते हैं कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा, ये होगा वो होगा. ये सब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आएगा. ठीक है, उसके बाद आता है पैनिक डिसऑर्डर, विच कंसिस्ट ऑफ रिकरेंट एंजाइटी अटैक्स इन विच द पर्सन एक्सपीरियंसेस इंटेंस टेरर. A panic attack denotes an abrupt surge of intense anxiety rising to a peak when thoughts of a particular stimuli are present. पैनिक डिसऑर्डर क्या चीज़ है, जब कोई इंसान को काफ़ी सारे एनजाइटी अटैक्स आ जाते हैं ना, एक इंटेंस फियर या फिर इंटेंस टेरर की वजह से, वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आता है. मतलब एनजाइटी अटैक जो होता है, पैनिक अटैक सेम होता है. पैनिक अटैक क्या रहता है ना, कि जो सर्ज ऑफ इंटेंस एनजाइटी राइजिंग टू अ पीक व्हेन थॉट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई आर प्रेजेंट. ठीक है ना, एक इंटेंस एनजाइटी जब राइज होता है एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोच के. ठीक है, अगर कुछ बुरा चीज़ या फिर बुरा सिचुएशन आपके दिमाग में आ रहा है, तो उसको सोच के अगर आपको एकदम से एकदम इंटेंस एंजाइटी टेरर एकदम आ जाता है, तो आपको एक पैनिक अटैक आ सकता है. वो पैनिक डिसऑर्डर के अंदर आ रहा है. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं पैनिक डिसऑर्डर्स के, वही ऑलमोस्ट सेम. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, ट्रेम्बलिंग, पैल्पिटेशन, चोकिंग, नॉजिया, चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ गोइंग क्रेजी, लूजिंग कंट्रोल और डाइंग. उसके बाद आता है फोबियाज. फोबिया क्या होता है, फोबिया इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. people who have phobias have irrational fears related to specific objects. जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, लेकिन फोबिया एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, पीपल या फिर सिचुएशन से रिलेटेड है. ठीक है ना, फोबिया एक ऐसा चीज़ है जो एक पर्टिकुलर, ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर जो था, ये जनरल वे में हम सोचते थे, एक लाइक हमारे एनवायरनमेंट को लेके हम थोड़ा सा डर जाते थे. फोबिया जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ से लेके हम डरते हैं. ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट से या फिर कोई इंसान से या फिर कोई ऐसे सिचुएशन से. ठीक है, phobias often develop gradually or begin with a generalized anxiety disorder. Phobias can be grouped into three main types: specific phobia, social phobia and agoraphobia. Specific phobia क्या होता है, are the most commonly occurring type of phobia. This group includes irrational fears such as intense fear of certain type of animal. छिपकली से बहुत डर लगता है बहुत लोगों को, कॉकरोच से बहुत डर लगता है लाइक काफ़ी लोगों को. तो वो फोबिया है जो वो है स्पेसिफिक फोबिया, जो एक स्पेसिफिक एनिमल से या फिर बिंग इन एन इनक्लोज स्पेस. ठीक है, काफ़ी लोगों को एक बंद जगह में, लिफ्ट वगैरह में रहना, या फिर अंधेरा हो जाता है और लाइट वगैरह चले जाती है और
कोई है नहीं साथ में और अंधेरा हो रखा है पूरा रूम, उस चीज़ से। ये होता है स्पेसिफिक फोबिया। इंटेंस एंड incapacitating fear and embarrassment when dealing with other characteristics, social anxiety, which is social phobia। ठीक है, जब हम एम्बेरस हो जाते हैं या फिर डरते हैं दूसरों से डील करते समय, उसको हम सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर सोशल फोबिया भी बोल सकते हैं। दूसरों से बात वगैरह करने में या फिर दूसरों से इंटरेक्ट करने में जब हम थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, हेजिटेट करते हैं या फिर डरते हैं, उसको बोलते हैं सोशल फोबिया। तीसरा है अगोराफोबिया। Agoraphobia is the term used when people develop a fear of entering unfamiliar situations. Many people with agoraphobia are afraid of leaving their home, so their ability to carry out normal life activities is severely limited। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं मूवी में सपोज बचपन में देख लिया कि एक आदमी अपने घर से बाहर गया और बाहर जाते ही उसको एक कार से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो मुझे वो फोबिया अगर बचपन से रह गया मेरे दिमाग में, देन वो चीज़ जो है वो मेरे को अगोरा फोबिया के फॉर्म में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मैं घर से ही नहीं निकलूँगा इस डर से कि भाई मैं तो ठुक जाऊँगा गाड़ी से। ठीक है ना, वो होता है अगोरा फोबिया, जो एक अनफैमिलियर सिचुएशन में एंटर करने से जब हम डरते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, सैड। ठीक है, आई एम सैड, नो आई एम नॉट, आई एम वेरी हैप्पी, आई होप यू आर टू। ठीक है, खुश रहा करो। ठीक है, चलो, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, इट इज़ अनदर टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। इंडिविजुअल्स विथ सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर आर fearful and anxious about separation from attachment figures to an extent that is developmentally not appropriate. Children with SAD may have difficulty in being in a room by themselves, going to school alone, are fearful of entering new situations, and cling to and shadow their parents' every move. To avoid separation, the children with SAD may fuss, scream, throw severe tantrums, or make suicidal gestures. ये क्या होता है ना, कुछ ऐसे बच्चे या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब जो अपने लोग होते हैं, उनके लिए जो अपने होते हैं ना, उनके मम्मी पापा वगैरह, उनसे अलग होने में बहुत उनको डर लगता है, बहुत उनको प्रॉब्लम होता है। इसीलिए वो कभी कभी जो बच्चे के साथ में, जो बच्चे को सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो अकेले रूम में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, अकेले स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेगा, और उससे डील करने के लिए ये बच्चे दे शाउट, दे स्क्रीम, सिवियर टेंट्रम्स वो दिखाएंगे और सुसाइडल जेस्चर्स करेंगे कि मेरे साथ रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, ये होता है सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। अब आ जाते हैं हम OCD पे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ठीक है, OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। People affected by OCD are unable to control their preoccupation with specific ideas or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or a series of acts that affect their ability to carry out normal activities। बहुत ही भारी सेंटेंस है, मैं आपको सिंपल हिंदी में समझा देता हूँ। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो लोग होते हैं, जो सफ़र कर रहे हैं OCD से, वो क्या करते हैं ना, वो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ या फिर ऐसे सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जो वो इतना ज़्यादा करते हैं कि वो उनके जो नॉर्मल एबिलिटी होता है टू कैरी आउट नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ जो कैरी आउट करने के लिए जो उनका एबिलिटी रहता है ना, उसको हैम्पर करने लग जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ सिंपल। मुझे हर बात, मतलब मैं अगर कुछ भी हाथ लगाऊं तो मुझे हाथ धोने की, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को है नहीं वैसे, मैं कुछ भी चीज़ को हाथ लगाऊं, मुझे फट से हाथ धोने की आदत है। ठीक है, हर बार। तो अब मैं अगर हाथ धोता रहूँगा, पूरा दिन भर हाथ ही धोता रहूँगा हर चीज़ को छूने के बाद, फिर तो मैं नॉर्मल चीज़ कुछ काम कर ही नहीं पाऊँगा। मेरे को हर बार जाना पड़ेगा हाथ धोने के लिए। अब कोई पढ़ाई वगैरह इंपॉर्टेंट कुछ चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, उसके बीच में मैं हाथ धोने भग जाऊँगा 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो नॉर्मल एक्टिविटी जो है वो मैं कैरी आउट कर नहीं पाऊँगा। वो हम एक OCD का फॉर्म लिया हुआ है उस चीज़ ने, हम ये कह सकते हैं। ठीक है,
ऑब्सेसिव बिहेवियर और कंपल्सिव बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है? इट इज द इनएबिलिटी टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आइडिया और अ टॉपिक. द पर्सन इन्वॉल्व्ड ऑफन फाइंड्स दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट एंड शेमफुल. ऑब्सेसिव बिहेवियर में सिर्फ थिंकिंग रिलेटेड होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचते रहना. अगर भी तुमको वो अच्छा नहीं लग रहा फिर भी हम छोड़ ही नहीं पा रहे उस चीज़ को. ठीक है, द पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट एंड शेमफुल. कुछ बुरा कर दिया या फिर मार्क्स कम आ गया या फिर कुछ ऐसा खराब चीज़ हो गया, उसके बारे में सोचते रहना, बिल्कुल दिन भर सोचते रहना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना. फिर उसको वो कहते हैं ऑब्सेसिव बिहेवियर. कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है? इज द नीड टू परफॉर्म सर्टेन बिहेवियर्स ओवर एंड ओवर अगेन. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना हाथ धोते रहने का. फॉर मैनी कंपल्शंस डील विथ काउंटिंग, ऑर्डरिंग, चेकिंग, टचिंग एंड वॉशिंग. मैंने एग्जाम्पल दिया ना वॉशिंग का. ठीक है, हाँ वो इंक्लूड करता है काउंटिंग भी. भाई सपोज हम दुकानदार से कुछ सामान ले, हमको पैसे गिनने, उसने कैश में बहुत, सपोज उसने 1,500 रुपये हमको कैश में दे दिया. ठीक है, 500 के कुछ नोट, फिर 100 के कुछ नोट, 50 के, 20 के, 10 के, ऐसे ऐसे करके मिला के दे दिया. हम उसको, जिसके पास कंपल्सिव बिहेवियर का प्रॉब्लम होगा ना, वो बार बार उसको 2-3 बार रीचेक करेगा काउंट कर करके कि पैसे कम या ज़्यादा तो नहीं है, क्या मैंने पहली बार जो काउंट करा था वो सही था, मैं एक बार दोबारा रीचेक कर लेता हूँ. ये जो रीचेकिंग का बिहेवियर होता है ना, ये कंपल्सिव बिहेवियर होता है. ठीक है, अदर डिसऑर्डर्स इंक्लूड इन दिस कैटेगरी इंक्लूड होर्डिंग डिसऑर्डर, ट्रिकोटिलोमेनिया विच इज़ हेयर पुलिंग डिसऑर्डर. ठीक है, एक्सकोरिएशन विच इज़ स्किन पिकिंग डिसऑर्डर. मतलब सपोज ये तो भाई मेरे को भी है, ये जो एक्सकोरिएशन है तो मेरे को डिसऑर्डर में है कि नहीं बोलूँगा नहीं, लेकिन मेरे को भी है. अगर मेरे को कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो उसके ऊपर जो 2-3 दिन 4 दिन बाद जो एक पतली सी लेयर आ जाती है ना, ब्राउन रंग की, काली रंग की, उसको मतलब ऐसे पिक करके हटा देने की वो आदत हम बहुत लोगों को आदत है ना. वो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर बन चुका है आज के ज़माने में, क्या बताएं, है ना. एक्सकोरिएशन होता है स्किन पिकिंग डिसऑर्डर. ठीक है, ये हमारे हो गए जो एनजाइटी, सॉरी ये हमारे हो गए ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर के रिलेटेड जितने डिसऑर्डर वगैरह हैं. अब आता है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, पीटीएसडी. पीटीएसडी सिम्टम्स वैरी वाइडली बट मे इंक्लूड रिकरेंट ड्रीम्स, फ्लैशबैक्स, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन एंड इमोशनल नंबरिंग. कोई ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद जो स्ट्रेस होता है उसको हम पीटीएसडी बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? रिकरेंट ड्रीम्स हो सकते हैं, फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, इम्पेयर्ड कॉन्सेंट्रेशन वगैरह वगैरह, ये सब हो सकते हैं. ठीक है ना. उसके बाद आता है सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल क्वेश्चन आता है. ठीक है ना, आपके स्कूल के एग्ज़ाम में भी ये हर बार आता होगा. ठीक है ना, ये सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर. ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से पूछ सकते हैं. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या होता है और उसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, ये एक्सप्लेन करो. तो ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना. ठीक है, these are conditions in which there are physical symptoms in the absence of a physical disease. मुझे कोई फिजिकल सिम्टम आ जाए इन द एब्सेंस ऑफ, मुझे कोई फिजिकल डिजीज है नहीं लेकिन सिम्टम ज़रूर है, तो उसको हम सोमैटिक सिम्टम्स या फिर रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर डाल सकते हैं. इन दीज डिसऑर्डर्स द इंडिविजुअल हैज़ साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ फिजिकल सिम्टम्स फॉर विच देर इज़ नो बायोलॉजिकल कॉज. कोई कॉज ही नहीं है लेकिन सिम्टम के बारे में कंप्लेन हम करने लगते हैं क्योंकि फिजिकल सिम्टम्स अराइज हो जाते हैं विदाउट अ फिजिकल डिजीज और अ बायोलॉजिकल कॉज. ठीक है, दीज इंक्लूड कन्वर्जन डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्या है? इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग पर्सिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू एनी serious medical condition. People with this disorder tend to be overly preoccupied with their symptoms and they continually worry about their health and make frequent visit to doctors. सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होता है ना, जो लोग इससे सफ़र कर रहे होते हैं ना, वो ओवरली प्रीऑक्यूपाइड होते हैं किस चीज़ से, उनके सिम्टम्स के साथ, और वो बहुत वरीड रहते हैं अपने हेल्थ के बारे में, इसलिए वो बहुत बार डॉक्टर्स को भी विजिट करते रहते हैं बीच बीच में कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया, शायद मेरे को ये सिम्टम आ रहा है, शायद मुझे ये कोई डिजीज़ हो गया है, प्लीज़ आप चेक कर लो करके. बहुत बार डॉक्टर को विजिट करते हैं. एज अ रिजल्ट दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्बेंसेज इन देयर डेली लाइफ. ठीक है, हाँ भाई, इतना फ्रीक्वेंटली हफ्ते में एक बार अगर मैं डॉक्टर को जाके दिखा रहा हूँ, महीने में 2-3 बार दिखा रहा हूँ जाके डॉक्टर को, तो मेरे को ऑब्वियसली एक डिस्टर्बेंस होकर रहेगा ना कि मुझे क्या हो रहा है करके.
उसके बाद आता है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. इट इन्वॉल्व्स परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस एंड कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट दिस पॉसिबिलिटी. मतलब इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में जो लोग सफ़र करते हैं इससे, उनको हमेशा लगता रहता है कि मुझे कोई सीरियस इलनेस हो जाएगी और शायद मुझे अभी भी है, ठीक है ना. उनका ये एक परसेप्शन रहता है कि मुझे है कोई सीरियस इलनेस या फिर अभी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, और इस चीज़ के बारे में बहुत वरीड रहते हैं हमेशा. दिस इज अकम्पनीड बाय एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ. Individuals with illness anxiety disorder are overly concerned about undiagnosed diseases. Negative diagnostic results do not respond to the assurance by the doctors and are easily alarmed about illness, such as on hearing about someone else's ill health on some such news. ठीक है, ये केस स्टडीज़ में ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, जो आपके पेपर क्लास में होता है ना केस स्टडी, तो उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर एग्जांपल दे देगा कि कौन सा डिसऑर्डर होता है जिसमें किसी और को देख के हम लाइक लोगों को प्रॉब्लम होता है एंड दे थिंक दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर. ये कौन सा डिसऑर्डर है, नेम करो. ऑप्शन में दे देगा सोमैटिक, दे देगा इलनेस, दे देगा कन्वर्जन, दे देगा, वो बाइपोलर भी दे सकता है, ठीक है ना. तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. In general, both somatic syndrome disorder and illness and anxiety disorder are concerned with medical illnesses, but the difference lies in the way this concern is expressed. In the case of somatic syndrome disorder, the expression is in terms of physical complaints, while in the case of illness anxiety disorder, as the name suggests, it is the anxiety which is the main concern. ठीक है ना. Next, conversion disorder are the reported the symptoms of conversion disorders are the reported loss of part or all of some basic body functions. Paralysis, blindness, deafness and difficulty in walking are generally among the symptoms reported. ठीक है ना. कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, हम किसी पार्ट लाइक सम बेसिक बॉडीली फंक्शंस को लूज कर देते हैं, ठीक है ना. ब्लाइंडनेस हो गया, डेफनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया. दीज सिम्टम्स ऑफन अकर आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस एंड मे बी क्वाइट सडन. ठीक है, ये सिंपल चीज़ है, इसको ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं समझने में, आई गेस. डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? सडन टेम्पररी ऑल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस आर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स. बाप रे, इतनी भारी इंग्लिश, ब्रेक डाउन करके समझते हैं आराम से, ठीक है. सडन टेम्पररी ऑल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस दैट ब्लॉट आउट पेनफुल, इतना पहले समझो. सडन टेम्पररी ऑल्टरेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे जो नॉर्मल मेंटल फंक्शनिंग है उसके बीच में सडन चेंजेस, टेम्पररी चेंजेस दैट ब्लॉट आउट पेनफुल एक्सपीरियंसेस, ठीक है ना. जो हमारे दिमाग में जो जितने भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, उसको हमको अवेयर करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो एक साइन है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का. कंडीशंस इंक्लूडेड इन दिस आर डिसोसिएटिव अमनेजिया, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एंड डीपर्सनलाइजेशन या फिर डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर. डिसोसिएटिव अमनेजिया क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव बट सिलेक्टिव मेमोरी लॉस. Extensive but selective memory loss that has no organic cause. For example, head injury. No known organic cause, ठीक है ना. For example, head injury. इसमें क्या होता है ना, हमारा काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लॉस होता है, लेकिन सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है. कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेमोरी ही हमारी लूज होती है. Some people cannot remember anything about their past. Others can no longer recall specific events, people, places और objects वगैरह वगैरह. ठीक है, ये तो सिंपल चीज़ है कि लाइक पर्टिकुलर कोई चीज़ को एक्सटेंसिवली जब हम भूल जाते हैं, वो डिसोसिएटिव अमनेशिया के अंदर आता है. फिर आता है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ऑफन रेफर टू एज मल्टीपल पर्सनालिटी. आप लोगों ने मूवी में देखा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर. अपरिचित में देखा होगा आपने मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है. वो क्या है? वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है. इट इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक ऑफ द डिसऑर्डर्स. It is the most dramatic of the dissociative disorders. It is often associated with the traumatic experiences in childhood. In this disorder, the person assumes alternate personalities that may or may not be aware of each other. ठीक है. उसके बाद आता है depersonalization या फिर derealization disorder.
It involves dreamlike state in which person has sense of being separated both from self and from reality. In depersonalization, there is a change of self perception, and the person's sense of reality is temporarily lost or changed. ठीक है, उसका जो पर्सन का रियलिटी का जो सेंस होता है वो टेम्परली चेंज या फिर वो इंसान लूज कर देता है. ठीक है ना. उसके बाद आता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स. वन ऑफ द मोस्ट वाइडली प्रिवेलेंट एंड द रिकॉग्नाइज्ड ऑफ ऑल मेंटल डिसऑर्डर्स इज डिप्रेशन. डिप्रेशन आजकल के जेंजी बच्चों का फेवरेट शब्द है कि नहीं? कमेंट करके बताना आपका फेवरेट शब्द है कि नहीं. ठीक है, चलिए. Depression covers a variety of negative moods and behavioral changes. Depression can refer to a symptom or a disorder. In day-to-day life, we often use the term depression to refer to normal feelings after a significant loss, such as the breakup of a relationship or the failure to attain a significant goal. ठीक है ना. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ डिप्रेस्ड मूड्स एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन मोस्ट एक्टिविटीज टुगेदर विद अदर सिम्टम्स विच मे इंक्लूड चेंज इन बॉडी वेट, कॉन्स्टेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, tiredness, inability to think clearly, agitation, greatly slowed behavior, and thoughts of death and suicide. Other symptoms include excessive guilt or feelings of worthlessness. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बहुत सिंपल है समझने के लिए, सिर्फ आपको इसके सिम्टम्स काफ़ी सारे याद करने हैं, उसका डेफिनेशन याद करना. डेफिनेशन बहुत सिंपल है. एक पीरियड, ये डिप्रेशन जो है इसका एक एलोंगेटेड जो पीरियड रहता है जिसमें काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आपके मूड को डिप्रेस कर देते हैं, उससे आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है जिसके सिम्टम्स रहे ये सब उसके सिम्टम्स हैं. ठीक है, ये सब आप याद कर लेना आराम से, ज़्यादा नहीं. अब 4-5 भी याद कर लोगे ना, बहुत ज़्यादा है, आराम से मार्क्स मिल जाएंगे आपको. ठीक है ना, इसमें से 4-5 याद कर लेना. उसके बाद आता है फैक्टर्स प्री डिस्पोजिंग टुवर्ड्स डिप्रेशन. फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? जेनेटिक मेकअप और हेरिडिटी इज एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर मेजर डिप्रेशन and other depressive disorders. Age is also a risk factor. For instance, women are particularly at risk during young adulthood, while for men the risk is highest in early middle age. Similarly, gender also plays a great role in the differential risk addition. For example, women in comparison to men are more likely to report a depressive disorder. Other risk factors are experiencing negative life events and lack of social support. Bipolar and related disorders. Bipolar disorder क्या है? It involves both mania and depression. Sorry, ये थोड़ा सा गलत खींच लिया. Mania and depression, which are alternatively present and sometimes interrupted by periods of normal mood. ठीक है. Manic episodes rarely appear by themselves. They usually alternate with depression. Bipolar mood disorders were earlier referred to as manic depressive disorders. Some examples type of bipolar disorder are bipolar 1 disorder, bipolar 2 disorder, and cyclothymic disorder. Every suicide is a misfortune. ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर इतना है और इसमें से केस स्टडी आता है काफ़ी सारा, तो आप अच्छे से इसको समझ लेना एक बार. उसके बाद आता है सुसाइड इज़ अ मिसफॉर्च्यून. सुसाइड टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लाइफ स्पैन. ठीक है, ये दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन है ये चीज़. प्रिवेंशन ऑफ सुसाइड WHO के तरफ से प्रिवेंशन मेजर्स क्या क्या हैं सुसाइड के लिए. ठीक है, इसको पहले पढ़ लेते हैं. सम मेजर्स सजेस्टेड बाय द WHO इंक्लूड लिमिटिंग एक्सेस टू द मीन्स ऑफ सुसाइड, रिपोर्टिंग ऑफ सुसाइड बाय मीडिया इन रिस्पॉन्सिबल वे, bringing in alcohol related policies, early identification, treatment and care of people at risk, training health workers in assessing and managing for suicide, care for people who attempted suicide and providing community support. ठीक है, इसको आप एक बार पढ़ लेना, इसको याद रख लेना. ठीक है, इसमें से ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, 6-7 पॉइंट जितने भी है, इसको अच्छे से याद रख लेना. ये काफ़ी बार पूछा जाता है. ठीक है, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स इन डिस्ट्रेस, ये भी आपको पूछ सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें. लैक ऑफ इंटरेस्ट इन कॉमन एक्टिविटीज, डिक्लाइनिंग ग्रेड्स, डिक्रीजिंग एफर्ट, मिसबिहेवियर इन द क्लासरूम, मिस्टीरियस और रिपीटेड एब्सेंस, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग और ड्रग मिसयूज. ठीक है, स्ट्रेंथनिंग स्टूडेंट सेल्फ एस्टीम. एक बच्चे के सेल्फ एस्टीम को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं?
accentuating positive life experiences to develop positive identity. This increases confidence in self, providing opportunities for development of physical, social and vocational skills. ठीक है. Establishing a trustful communication. ठीक है, स्टूडेंट के साथ एक ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग एस्टेब्लिश करना. गोल्स फॉर स्टूडेंट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल. मेन ये चीज़ है, अचीवेबल गोल्स रहने चाहिए. हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हाईली एक्सपेक्टेड गोल्स रखते हैं जो अचीवेबल एक पर्टिकुलर स्टूडेंट से नहीं होते हैं. अचीवेबल गोल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर टू अचीवेबल रेलिवेंट टू बी कम्प्लीटेड विद इन अ रेलिवेंट टाइम फ्रेम. भाई तुम टाइम तो दो कंप्लीट करने के लिए, बहुत लोग टाइम ही नहीं देते, बोलते हैं ये कंप्लीट करना और इतनी कम टाइम में करना है, कैसे करेगा इंसान, है ना. चलिए अभी चैप्टर का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अंडर हम पढ़ेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. स्किज़ोफ्रेनिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. ओके, ध्यान से पढ़ना, स्किप मत करना. Schizophrenia is the descriptive term for a group of psychotic disorders in which personal, social and occupational functioning deteriorate as a result of disturbed thought processes, strange perceptions, unusual emotional states and motor abnormalities. स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर. स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर है जो पर्सनल, सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग को डिक्लाइन डेटोरिएट करता है, डैमेज करता है. एज ए रिजल्ट ऑफ उसका कॉज क्या होता है? डिस्टर्ब थॉट प्रोसेसेस. हमारे थॉट प्रोसेसेस जब काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होकर रहते हैं, या फिर स्ट्रेंज परसेप्शन और अनयूजुअल इमोशनल स्टेट वगैरह. ठीक है. सिम्टम्स क्या होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के? पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं और साइकोमोटर सिम्टम्स होते हैं. पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या होते हैं? पैथोलॉजिकल एक्सेसेस और बिजार एडिशंस टू अ पर्सन्स बिहेवियर सच एज डिल्यूजन, disorganized thinking and speech, heightened perception and hallucinations, and inappropriate affect are ones most often found in schizophrenia. ठीक है. Many people with schizophrenia develop a delusion. Delusion is a false belief that is firmly held on inadequate grounds. It is not affected by rational argument and has no basis in reality. Delusion क्या होता है? एक false belief होता है जिसका reality से कोई relation नहीं होता है, वो सिर्फ हमारे दिमाग में एक image होता है which is not real. ठीक है. कई टाइप के डिल्यूजन होते हैं, बहुत ईजी है, आराम से इसमें हम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर पूछा जाए तो. डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन आर द मोस्ट कॉमन इन स्किज़ोफ्रेनिया. पीपल विद डिल्यूजन with this delusion believe that they are being plotted against, spied on, slandered, threatened, attacked or deliberately victimized. ठीक है. delusion of persecution क्या होता है? जब कोई इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि वो एक टारगेट हो रहा है किसी का, या फिर उसको हर कोई मजाक उड़ा रहा है, या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल उसके अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं या फिर अटैक करने वाले हैं, समथिंग लाइक दैट. इस चीज़ का एक जो डिल्यूजन होता है कि ना, कि मेरे अगेंस्ट कुछ चीज़ें चल रही हैं, वो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन होता है. टू बी डिल्यूजन होता है कि मैं आई विल बी परसिक्यूटेड. ठीक है. उसके बाद आ रहा है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, in which they attach special or personal meaning to the actions of others or to objects and events. जब वो स्पेशल मीनिंग जोड़ देते हैं कुछ एक्शन को जो दूसरे आदमी ने करा है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या फिर इवेंट के साथ स्पेशल मीनिंग जोड़ देते हैं, वो होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. इन डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर पीपल बिलीव देमसेल्व्स टू बी स्पेशली एम्पावर्ड पर्सन्स. ठीक है. स्पेशली एंटाइटल्ड जिसको बोलते हैं. ठीक है. डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर वो होता है. डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल क्या होता है? दे बिलीव दैट देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय अदर्स. कोई और उनके एक्शंस और फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर रहा है. ये होते हैं कुछ टाइप ऑफ डिल्यूजन्स. उसके बाद है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. ये स्किज़ोफ्रेनिया के रिलेटेड डिसऑर्डर्स है बाय द वे. ठीक है. फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर. Formal thought disorder includes rapidly shifting from one topic to another so that the normal structure of thinking is muddled and becomes illogical, which is loosening of association, derailment, etc. Inventing new words or phrases, which is neologism, and persistent and inappropriate repetition of the same thoughts, which is perseveration. ठीक है. सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, आप समझ गए होंगे इस चीज़ को. फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर होता है ये. उसके बाद आता है पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया में हैव हेलुसिनेशंस.
हेलुसिनेशन क्या है? परसेप्शन दैट अकर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ऑडिटरी हेलुसिनेशन, इसमें क्या होता है, हमको पेशेंट्स हियर साउंड्स एंड वॉइसेस दैट स्पीक वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस डायरेक्टली टू द पेशेंट। ठीक है, ये होता है सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन। और टॉक टू वन अनदर रेफरिंग टू द पेशेंट विच इज थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन। उनको लगता है कि उनके साथ कोई बात कर रहा है या फिर उनके बारे में कोई बात कर रहा है। साथ में जो बात करते हैं वो सेकंड पर्सन हेलुसिनेशन, उनके बारे में अगर कोई बात कर रहा है उनको लगता है तो वो थर्ड पर्सन हेलुसिनेशन में आएगा। ठीक है, और टाइप ऑफ हेलुसिनेशन क्या होता है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन होता है, जिसमें फॉर्म ऑफ टिंगलिंग, बर्निंग सेंसेशन ये सब होते हैं। उसके बाद आता है सोमैटिक हेलुसिनेशन, जिसमें समथिंग हैपेंस इनसाइड द बॉडी सच एज अ स्नेक क्रॉलिंग इनसाइड वन स्टमक। ऐसा लगता है हमको, एक परसेप्शन होता है, तो उसको सोमैटिक हेलुसिनेशन बोलते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन क्या होता है? हमको लगता है कि वेग परसेप्शन ऑफ कलर्स और डिस्टिंक्ट विजन्स ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, गस्टेटरी हेलुसिनेशन क्या होता है? फूड और ड्रिंक टेस्ट स्ट्रेंज। गस्टेटरी हेलुसिनेशन होता है कि खाना पीना हमको थोड़ा सा अजीब का टेस्ट करेगा, नॉर्मल से अलग टेस्ट करेगा। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या होता है? स्मेल ऑफ पॉइजन और स्मोक। ठीक है, धुआं, काफ़ी लोगों को होता है ना कि हमको अरे कहीं कुछ जल रहा है क्या, देख लो एक बार। वो होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, कि उनको लगता है कि कहीं से धुआं वगैरह आ रहा है। ठीक है, उस टाइप का हेलुसिनेशन होता है ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। उसके बाद आता है इनअप्रोप्रिएट इफेक्ट। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया आल्सो शो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट दैट इज इमोशंस दैट आर अनसूटेड टू द सिचुएशन। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव सिम्टम्स में, ये सब आता है। नेगेटिव सिम्टम्स क्या क्या आता है? पॉवर्टी ऑफ स्पीच, ब्लंटेड एंड फ्लैट इफेक्ट। ठीक है, लॉस ऑफ वॉल्यूशन एंड सोशल विड्रॉल। पीपल विद स्किज़ोफ्रेनिया शो एलोगिया और पॉवर्टी ऑफ स्पीच, दैट इज रिडक्शन इन द स्पीच एंड स्पीच कंटेंट। ठीक है, many people with schizophrenia show less anger, sadness, joy and other feelings than most people. They have blunted effect. जितना अलग लोग लाइक एक्सप्रेस करते हैं अपने इमोशंस को, ये लोग जिनका ब्लंटेड इफेक्ट होता है वो लोग उतना इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एंड सम पीपल शो नो इमोशन एट ऑल, उनको कहते हैं फ्लैट अफेक्ट, सॉरी इफेक्ट बोल रहा हूँ बार बार, माफ़ कर देना मेरे को। Also, patients with schizophrenia experience avolition or apathy and inability to start or complete a course of action. People with this disorder may withdraw socially and become totally focused on their own ideas and fantasies. ठीक है, people with schizophrenia also show psychomotor symptoms. They move less spontaneously or make odd grimaces and gestures. These symptoms may take extreme forms of catatonia. People in catatonia एक तरह का psychomotor symptom होता है। ठीक है, people in catatonia stupor remain motionless and silent for long stretches, जो बहुत देर लाइक बहुत घंटों तक एक जगह पे साइलेंट और स्टिल रह सकते हैं, उनको कैटाटोनिक स्टूपर होता है। ठीक है, Some show catatonic rigidity, maintaining a rigid and upright posture for hours. घंटों तक एक rigid और upright posture लेके बैठे रहेंगे, उसको बोलते हैं catatonic rigidity। और catatonic posturing होता है assuming awkward and bizarre positions for long periods of time। ऐसे रीढ़ की हड्डी बेंड होके बैठना, ऐसा आगे होके सीधा ना बैठना बहुत लंबे लंबे टाइम तक, उसको बोलते हैं catatonic posturing। उसके बाद आता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यहाँ से आप पढ़ना शुरू करो। ये इसमें आता है ADHD, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। ये सब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर ये सब आता है। ADHD के अंदर आप बस ये वाला पार्ट पढ़ लो, आपको ADHD हो जाएगा आपसे। Hyperactivity also takes many forms. Children with ADHD are in constant motion. Sitting still through a lesson is impossible for them. The child may fidget, squirm, climb and run around the room aimlessly. Parents and teachers describe them as driven by a motor, always on the go and talk incessantly. आप इतना याद रख लो जो सिम्टम्स होते हैं ADHD के। ठीक है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है? It is characterized by widespread impairments in social interaction and communication skills. ठीक है, and stereotype patterns of behaviors, interests and activities. Children with autism spectrum disorder have marked difficulties in social interaction and communication across different contexts. ठीक है, autism spectrum disorder में
बच्चों को सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन करने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी वगैरह होती है। उसके बाद सीधा आ जाते हैं हम इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे। ये चीज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी refers to the below average intellectual functioning with an IQ of approximately 70 or below and deficits or impairments in adaptive behavior, ठीक है, that is in the areas of communication, self care, home living वगैरह, which are manifested before the age of 18 years। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होता है ये, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेसिकली होता है कि IQ जिसका 70 और बिलो हो और अपना नॉर्मल बिहेवियर से अलग इम्पेयरमेंट्स इन एडेप्टिव बिहेवियर्स में कोई प्रॉब्लम्स हो, या फिर ये सब चीज़ें जो होती हैं वो 18 साल के पहले अगर हो जाए तो उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर। द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टी इन परसीविंग और प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली, ठीक है, ढंग से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में प्रॉब्लम होता है। दिस गेट मैनिफेस्टेड ड्यूरिंग द अर्ली स्कूल ईयर्स एंड द इंडिविजुअल एनकाउंटर्स प्रॉब्लम इन बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इतना आप याद रख लो स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर में। नेक्स्ट आता है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स, oppositional defiant disorder, conduct disorder and others. Children with ODD, oppositional defiant disorder, display age inappropriate amounts of stubbornness, are irritable, defiant and disobedient and behave in a hostile manner. Individuals with ODD do not see themselves as angry, oppositional or defiant and often justify their behavior as reactions to circumstances and demands. जो बहुत ही गंदा बिहेव करते हैं ना जनरली बच्चे, उनमें से कहीं, और वो एक्सप्लेन भी करते हैं कि वो इतना गंदा बिहेव करे क्यों, तो वो कहीं ना कहीं एक ODD से सफ़र कर रहे हैं, ठीक है। द टर्म्स कंडक्ट डिसऑर्डर एंड एंटी सोशल बिहेवियर रेफर टू द एज इनअप्रोप्रिएट एक्शंस एंड एटीट्यूड्स दैट वायलेट फैमिली एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटल नॉर्म्स एंड द पर्सनल और प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ अदर्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में लेकर आप समझ जाओगे इस चीज़ को। Children show many different types of aggressive behavior such as verbal aggression, ठीक है, नेम कॉलिंग, स्वेरिंग वगैरह, फिजिकल अग्रेशन, हिटिंग, फाइटिंग,